हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं आपकी जो रीट की जो प्लेलिस्ट अपनी चल रही है, जिसमें अपन जो गणित की शिक्षण विधियां हैं उनके अपन टॉप 40 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चलते अपन आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इसमें देखो जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो आपके वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में अपन लगभग 40 क्वेश्चनों का यहाँ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपकी ये वाला जो वीडियो है वो आपका रीट मुख्य परीक्षा, रीट जो आपकी मेन एग्ज़ाम है उसके लिए, प्लस आपका जो सीटेट जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका जो टीचर से संबंधित आपका जो भी कोई डाउट रहता है इस भर्ती से संबंधित, वो सारा इसी चैनल पे आपका दूर किया जाता है। तो चलते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की। कि गणित जो सार संग्रह नामक बुक है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपके महावीराचार्य द्वारा की गई थी। आचार्य जो महावीर थे उनके द्वारा आपके गणित सार संग्रह की रचना की गई थी। जो आपका गणित सार संग्रह है इसकी रचना आपके महावीराचार्य द्वारा की गई थी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा कि लीलावती की रचना किसने की थी। अब आप सबको पता है कि लीलावती क्या है, भाई गणित की पुस्तक है। किसकी पुस्तक? आपकी गणित की पुस्तक है लीलावती। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि लीलावती की रचना किसने की थी। तो भास्कराचार्य जो आपके सेकंड हैं उनके द्वारा आपके लीलावती पुस्तक की रचना की गई थी। या क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि लीलावती का संबंध है, लीलावती का संबंध है तो किससे संबंध है इसका? गणित से। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ अपन चर्चा कर लेते हैं कि 10 गीति का जो गणित का ग्रंथ है उसके लेखक कौन है। तो जो आपके आर्यभट्ट हैं उनके द्वारा आपके 10 गीतिका नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि 10 गीतिका जो गणित का जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है। तो आपको आर्यभट्ट राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन चलते हैं कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। तो जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा आपका जो कुहक नामक जो गणित की पुस्तक है इसकी रचना की गई थी। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। कैसे? कि भाई जो गणित सार संग्रह है उसकी रचना महावीराचार्य के द्वारा, लीलावती की भास्कराचार्य सेकंड, 10 गीतिका आर्यभट्ट, कुहक आपके ब्रह्मगुप्त, और शून्य की खोज किसने की थी। तो आप सबको पता है शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। शून्य की जो खोज है वो आपकी आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिएगा कि शून्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ब्रह्मगुप्त ने। ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा कि शून्य की खोज किसने की थी तब तो आर्यभट्ट आंसर, जबकि शून्य का जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था तो आपके ब्रह्मगुप्त ने किया था। ध्यान रखना, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वापस से मैं रिपीट करता हूँ इसको कि शून्य की जो खोज है वो आर्यभट्ट के द्वारा की गई, जबकि शून्य का सबसे पहले प्रयोग आपके ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है। तो H.C. मोरिसन करके आपको याद रखना है कि आपके जो H.C. मोरिसन है उनके द्वारा आपके जो इकाई उपागम है उसकी रचना की गई थी। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित सिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो अबेकस का। ध्यान रखना, किसका? अबेकस का। मैं आपको बता दूं कि अबेकस को अपन बोलते हैं कि ये सबसे पहला जो गणना का यंत्र है, गणना का जो यंत्र है, जो सबसे पहले जिसका आविष्कार हुआ था गणना यंत्र के रूप में, उसका नाम आपका अबेकस। ध्यान रखना, अबेकस। क्योंकि ये आपका जो ये क्वेश्चन आपका जो आईटी के जो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित, उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है कि भाई जो गणित का जो गणना का सर्वप्रथम जो आपका यंत्र था वो कौन सा था। अबेकस था। इसके अलावा कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें गणित सिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अबेकस का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं
कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो अनंत होती है, ध्यान रखना। जैसे मान लो कि सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप में अपन समझते हैं कि 1/2 है और एक आपका 1 है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अब देखो इसके बीच में कौन कौन सी आएंगी आपकी, जैसे भाई 1/2 आ गया तो 1/2 से जैसे मान लो कि जैसे भाई 1/2 के बाद में कौन सी आ सकती है, 3/4 भी आएगी, ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर ले तो जैसे मान लो कि आपकी जो 1/3 है, ठीक है भाई, इसके बीच में जो आपकी हैं अनंत संख्याएं आएंगी। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ 1 और 2 की, अपन बात कर लेते हैं, ऐसे समझो आप 1 और 2 से समझते हैं। देखो भाई 1 हो गया, ये 2 है, अब देखो 1.1 हो गया, 1.2, फिर 1.01 ले लो, फिर 1.001, ऐसे काफ़ी अनंत संख्याएं हो जाएंगी। तो ध्यान रखना कोई भी जो दो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में आपकी अनंत संख्याएं विद्यमान होती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सबको पता है 22 दिसंबर को अपन गणित दिवस मनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने शिक्षण वीडियो के नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्योंकि शिक्षण वीडियो के लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके वीडियो वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। आगे देखिएगा कि 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो आपके जो रामानुजन थे, श्रीनिवास जो रामानुज थे, जो आपके रामानुजन थे, इनके जन्मदिन पर अपन गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं, आपका जो गणित दिवस है उसके रूप में मनाते हैं। और कब मनाते हैं आपका, ये आपका मनाते हैं 22 दिसंबर को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो आपका जो अंक गणित है सबसे जो प्राचीन आपका है वो आपका आता है अंक गणित। ध्यान रखना कि गणित की जो सबसे प्राचीन शाखा है वो आपकी अंक गणित। अगला क्वेश्चन है कि गणित विषय का संबंध सबसे अधिक किस विषय के साथ रखा गया है, तो आप सबको पता है, आपने काफ़ी फैक्ट भी पढ़े होंगे कि जैसे गणित विज्ञान की रानी है, या गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। ये अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उनके कथन थे। तो जो गणित का जो सबसे अधिक जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है या किसके साथ में अधिक इसका संबंध है, तो ये आपका हो जाएगा साइंस सब्जेक्ट के साथ, विज्ञान के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना कि गणित विज्ञान है, गणित विज्ञान है, किसका विज्ञान है, गणनाओं का। ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आपको गणित शब्द आपको ध्यान में आएगा तो दो चार आपको शब्द याद रखने हैं। एक तो देखो तार्किक, ठीक है, एक आपकी जो गणनाएं हैं, ठीक है, तो ऐसे शब्द आपको होगी। इसमें क्या है कि आपकी तार्किक जो अभिव्यक्ति है वो जागृत होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो सोचने की क्षमता, सोचने की अभिक्षमता वो जागृत होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये शिक्षण विधियों के गुण होते हैं। आगे देखिएगा भाई गणित विज्ञान का क्या है, गणनाएं हैं। गणित विज्ञान क्या है, गणना है। इसके बाद देखिए गणित की प्रकृति कैसी होती है, मैंने अभी आपको बताया तार्किक, कि तर्क पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, तर्क पे आधारित। क्योंकि जैसे मान लो कि आपने लिखा 2 × 3 6, ठीक है, तो एक तर्क है, ये ध्यान रखना। अगला देखिएगा कि गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ध्यान रखना, गणित के जो नियम और जो निष्कर्ष हैं वो आपके होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। आगे देखिएगा कि गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई, तो ध्यान रखना श्रीधर के द्वारा, क्योंकि इनके द्वारा एक विधि और दी गई थी आपकी, आपने पढ़ी होगी, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि, इसमें क्या करते हैं अपन, जिन भी संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं बनता, जिन भी संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं बनता तो उसके अपन फैक्टर इस विधि से निकालते हैं। जैसे x² + 2x + 9 है, ठीक है, तो इसके जब पूर्ण वर्ग नहीं बनेंगे तो श्रीधराचार्य विधि काम में ली जाती है। और इसका फॉर्मूला भी कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि -b + -√b² - 4ac/2a, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो श्रीधराचार्य विधि है। तो जो अब जैसे गणित में जो हासिल लेना प्रक्रिया है, जो आपका कैरी आता है, जैसे मान लो कि 3 9 6 8 है, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो जैसे कि 17 हो गया। अभी 7 लिखते हैं, एक या तो आप हासिल बोलो या कैरी बोलो इसको। तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी, ये आपके जो श्रीधराचार्य है, श्रीधर, उनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभाज्य संख्या है वो होती क्या है। ऐसी संख्याएं जिनमें या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। देखो कैसे, कि भाई ऐसी जो भी संख्या है जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे 2 है, उसमें 2 का ही जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। 3 में 3 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 5 में 5 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या। अब देख, एक भी हो सकती है, लेकिन एक को ना ही तो अपन भाज्य संख्या, ध्यान रखना, एक आपकी नहीं तो भाज्य संख्या होती है, नहीं तो आपकी भाज्य संख्या होती है, और न ही आपकी अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखना है आपको कि एक को अपन ना ही तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य संख्या मानते हैं। तो सबसे छोटी फिर अभाज्य कौन सी हो जाएगी भैया। भाज्य संख्या ये चलेंगी 2, 3, 5, 7, अब 9 नहीं आएगी, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो सबसे जो छोटी है इनमें वो कौन सी आ जाएगी, 2। तो सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। अब सम भी यही नजर आ रही है आपको, देखो भाई सम संख्या ये हो गई और सम अभाज्य संख्या भी आपकी यही हो गई। तो ये इसका भी आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब देखिए जिसमें स्वयं के अलावा दूसरे का भाग जाए। अब जैसे 1, 2, 3 को तो मानेंगे नहीं भाई, एक को तो अपन ना ही तो भाज्य मानते ना ही अभाज्य, तो एक तो वैसे हट गया। 2 अभाज्य है, भाज्य नहीं है। 3 अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं होगी। फिर अगली कौन सी आएगी, 4 आएगी। तो 4 कैसी है, भाज्य है। क्यों है, क्योंकि देखो 4 में 2 का भाग भी जा रहा है, 4 में 4 का भी जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का और भाग जाए, तो उसको अपन कैसे संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो सबसे छोटी जो आपकी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, आगे अपन चर्चा करते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अब देखो बात करें अपन होल नंबर। सबसे पहले देखो आपको जो इनके जो सेट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो भी नंबर्स हैं। जैसे मान लो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे कि आपके नेचुरल पूर्ण संख्याएं क्या होती है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपकी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। तो ध्यान रखना, होल नंबर इनको बोलते हैं। तो ये आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 और ऐसे इन्फिनिटी तक चलती हैं। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी, 0 ही हो जाएगा सबसे छोटा। अब जो सब अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। अब जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, बात करें प्राकृत संख्या, इनका परिसर आपको ध्यान में रखना है। प्राकृत संख्या या इंग्लिश में इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। तो ये आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 ऐसे एज सुन इन्फिनिटी तक चलेंगी ये। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो आपको एक आंसर देना है, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जब भी आपसे पूछी जाएगी तो आपका 0 राइट आंसर होगा। यहाँ से इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पाई कैसी संख्या है। पाई को नॉर्मली अपन लिखते तो ऐसे हैं 22/7। तो ऐसे तो अपन को परिमेय नजर आती है, लेकिन जब आप इसको विभाजित करोगे इससे, ठीक है, तो 3.14 ऐसे आगे चलता ही रहेगा ये, ठीक है, भाग की प्रक्रिया चलती ही रहेगी। इस कारण से ये आपकी कैसी है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिन भी संख्याओं का प्रसार शांत आ जाए, शांत का मतलब भाग पूरा पूरा चला जाए, वो तो परिमेय होती है। वो तो कैसी होती है, परिमेय। और जिनमें भाग नहीं जाए, लगातार चलता ही रहे, उनको बोलते हैं अपरिमेय, अशांत प्रसार उसको बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना आप देखिएगा कि पाई का वैसे मान कितना होता है, 22/7 होता है या 3.14 होता है, आप सबको पता है। इसके अलावा कि पाई डे आपका कब मनाया जाता है, पाई दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो 14 जो मार्च है, 14 मार्च इसको अपन सेलिब्रेट करते हैं आपका पाई डे। ध्यान रखना, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना कि 2 अभाज्य संख्याओं का मैसेप कितना होता है। ध्यान रखना, हमेशा, ये हमेशा के लिए फैक्ट है आपका कि हमेशा 2 अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है वो आपका हमेशा 1 होता है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा कि बात करें पर, जैसे एक तो 2 है, एक 3 है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन दोनों का में से आपको कितना प्राप्त हो रहा है, में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो देखो इन दोनों के अंदर भाग चला जाए तो 1 का ही जाएगा,
बात करें 5 7 के कर लो, ठीक है, तो इनमें भी 1 का ही जाएगा। तो जो इनका HCF है, ठीक है, तो वो हमेशा आपका 1 प्राप्त होगा। हाई कॉमन फैक्टर इसका हमेशा 1 प्राप्त होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो कि ये आपका कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो जैसे मान लो कि इसमें अगर ये आपकी 3 साइड इक्वल होंगी, जब तीनों साइड इक्वल है तो इसको बोल देते हैं अपन समबाहु। कैसा बोलेंगे, समबाहु, क्योंकि सम का मतलब हो गया समान और बाहु का मतलब हो गया भुजा। ठीक है, जब इसकी 2 साइड इक्वल होंगी तो इसको बोलेंगे अपन, भाई ये इक्विलेटर हो गया आपका, और इसके अलावा सम द्विबाहु। ठीक है, क्योंकि सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, तो ऐसे चलते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये बेसिक जो क्वेश्चन है, आपको पता है कि आपका जो गणित शिक्षण है इसमें आपके भी आपको पता है, जैसे आपका जो 3rd ग्रेड टीचर है वो 1 to 8 होता है। ठीक है, 1 to 8 होता है, तो इसमें ये वाले टॉपिक आपके दिए हुए हैं और यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिएगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, तो 360 हो जाएगा। ध्यान रखना बात, जब भी आपकी जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसके जो आपके जो चारों एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो होगा आपका 360 डिग्री। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना कि पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होगा। अब देखना, आपने ट्राइंगल का बताया, क्वाड्रिलेटरल का बता दिया। अब देखिएगा, जब भी आपका पंचभुज आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला आपको काम में लेना है कि हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बहुभुज के जो अंत्य कोण हैं उनका जो योग है वो होता है 2n-4 समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इस वाले फॉर्मूले से आप, जैसे मान लो कि n है यहाँ पर भुजाओं की संख्या, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कर रहा है भुजाओं की संख्या। ध्यान रखना, नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या इंग्लिश में आप इसको लिखोगे तो नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मान लो कि अपन पंचभुज की अपन बात कर रहे थे, तो यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा देखिएगा, आपका जो पंचभुज है भाई, जो आपका 540 है वो आया कैसे, क्योंकि आपका जैसे 2n-4 इंटू 90 डिग्री आपका जब फॉर्मूला था उसमें आप वैल्यू रखोगे यहाँ से, 2 इंटू एन की वैल्यू 5 है, -4 इंटू 9 हो जाए 90, और यहाँ से आप इसको जब ये तो आपका 10 हो गया, 10-4 हो गया, इंटू 90 करोगे तो यहाँ देखो 6 बच गया, 6 इंटू 90 करोगे तो 540 आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्टली बताना है कि पंचभुज के जो सभी अंतः कोण हैं उनका योग कितना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है अपना कि जो आपकी जो हुरिस्को शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है खोज करना है, क्योंकि जो आपकी जो हुरिस्को जो विधि है, जो आपकी हुरिस्टिक जो विधि है, इसका दूसरा नाम आपका खोज विधि, यहाँ से देख भी सकते हो। आपकी जो हुरिस्टिक जो विधि है उसको अपन क्या बोलते हैं, खोज विधि। और इसके प्रतिपादक कौन थे भाई, जो खोज विधि है वो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, तो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा इस विधि की खोज की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो जो खोज विधि है इसका दूसरा नाम है क्या, हुस्टेरिक विधि, और इसके प्रतिपादक कौन थे, तो आर्मस्ट्रॉन्ग करके आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा कर लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। क्योंकि जो भी आप जैसे मान लो कि बात करें प्राथमिक जो आपका स्तर है भाई 1 to 5 की अपन बात करते हैं, तो जो गणित शिक्षण का जो महत्व है वो कैसा है, वो व्यवहार के रूप में आप सीखते हो। कैसे सीखते हो आप, व्यवहारिक रूप में, तो व्यवहारिक करके आपको इसको लर्न करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अब देखो कुछ जो स्टेटमेंट है जहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट से, गणित शिक्षण विधियों से, वो अपन कुछ स्टेटमेंट्स की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा कि गणित विज्ञान की रानी है, ये कथन किसने कहा था, तो जो आपके घोष महोदय हैं, घोष के द्वारा ये कथन कहा गया कि गणित को विज्ञान की रानी माना गया है। इसके अलावा अगला कथन है कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, तो ये किसने कहा, बेल ने कहा। और ये सारे क्वेश्चन है ना आपके, आप जब भी किसी भी जो पेपर आप जैसे किसी भी टीचर्स की जो आपकी वैकेंसी है उसका कोई भी पेपर आप उठा के देखोगे तो इस वाले स्लाइड से आपको लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपके रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिएगा। आगे देखिएगा, जैसे आपकी जो सीटेट जो अभी हाल ही में रिसेंटली आपका विज्ञापन निकला है, इसके लिए भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्लास आपको ये साबित होने वाली है। जैसे आपके जो स्टेटमेंट है भाई, गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा, घोष के द्वारा। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, किसने कहा, बेल के द्वारा। आगे देखिएगा कि किस गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, तो होगबेन के द्वारा। ये क्वेश्चन तो आपका ऐसा है कि लगभग आपकी सीटेट की हर साल जो आपकी एग्जाम होती है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान रखना, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किसका है,
होगबेन का कथन है। अब देखिएगा अगला कथन अपन और देख लेते हैं कि गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित कर लिया है। यह कथन किसने कहा था? तो आपके जो गैलीलियो हैं उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। तो इनको आपको कुछ सिस्टम से इनको याद रखना है, जैसे गणित विज्ञान की रानी है वो उसके द्वारा कहा गया। नौकर की जब भी बात आएगी तो बेल का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे आप मात्रा भी याद कर सकते हो इसके रूप में, ध्यान रखना। आगे देखिएगा कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये कथन किसका है? तो जब भी आपकी वृद्धि जो उन्नति और जो वृद्धि से संबंधित आपका स्टेटमेंट आएगा तो आपको राइट आंसर आपका टिक करना है नेपोलियन। किसको टिक करना है? नेपोलियन को। क्योंकि गणित की जो उन्नति और जो वृद्धि है वो देश की संपन्नता से संबंधित होती है। ये वाले विचार आपके रखे थे नेपोलियन ने। किसने रखे थे आपके? नेपोलियन ने। तो उसको ध्यान रखना है। ये वाली स्लाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा कर लेते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन किसका है? तो आपके जो रोजर बेकन है, रोजर बेकन के द्वारा कहा गया, रोजर बेकन के द्वारा कहा गया कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। तो ये बेकन के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। यह कथन किसका था? प्लेटो का था, ध्यान रखना। किसको था? किसका कथन था? प्लेटो के द्वारा। प्लेटो के द्वारा क्या बात कही गई कि जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। तो ये स्टेटमेंट आपका प्लेटो का है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य, गणित शिक्षण का जो आपका वास्तविक उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त करना नहीं होकर बल्कि आपका शक्ति प्रदान करना होता है। तो ये कथन किसके थे? तो ये आपके जो डटन महोदय हैं उनके द्वारा ये कथन कहे गए। तो ध्यान रखना जो भी स्टेटमेंट से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये क्वेश्चन लगभग आपके जो सीटेट आपकी जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो भी टीचर की एग्ज़ाम है, जैसे राजस्थान में आपकी रीट हो गई, तो जिसमें भी आपकी गणित शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके बार बार रिपीट होते हैं। ध्यान रखना, फिर से मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि जो आगामी वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।